मुझे लगभग दुनिया के 62 देशों में जाने का मौका मिला है। और 3 दृष्टि से मैं वहां पर गया हूं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैं यहाँ भारत में हमारी जो संस्था है आर्य समाज की, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हुई। हमारी बाहर की कोई 35 देशों में और संस्थाएं हैं। उसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। हमारी डीएवी इंस्टीट्यूट न केवल भारत में है बल्कि भी 7-8 संस्थाएं दुनिया में बाहर भी हैं। दयानंद एग्रो वैली के नाम से जो शिक्षण संस्थाएं हैं पूरी हिंदुस्तान में लगभग 2000 स्कूल कॉलेज हैं, और बाकी वो संस्थाएं मिलाकर के आश्रम गुरुकुल और मिलाकर 6000 संस्थाएं होती हैं पूरी दुनिया में। तो मैंने अनुभव किया था, अनेक बार तो ये अनुभव किया कि हमारे दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो खुदा है। लेकिन मैं कई बार अनुभव करता हूँ कि अंग्रेजी वाले से हिंदी वाला सीख रहता है। कई देश ऐसे हैं जिन देशों में अंग्रेजी से लोग हेट करते हैं। आप जर्मनी में जाकर अंग्रेजी बोलेंगे तो उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि अंग्रेजों को गुलाम है। वहां जर्मनी पसंद करेंगे, आप संस्कृत बोलेंगे संस्कृत पसंद करेंगे, आप हिंदी बोलेंगे तो आपको हिंदी के दुभाषी मिल जाएंगे वहां पर आपका अनुवाद करने के लिए। यही स्थिति जापान की है। ये दोनों देश ऐसे हैं जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे, और जापान को तो इस स्वाभिमान के लिए नागासाकी हिरोशिमा के अंदर अमेरिका ने जिस प्रकार से उसको तहस नहस किया, आज भी उन स्थानों पर राष्ट्रपति का बहुत से ऐसे स्थान हैं। तो एक स्वाभिमानी देश है, और स्वाभिमानी व्यक्ति की और देश की पहली पहचान ये होगी कि वो अपने स्वभाषा, स्वदेशी, इन चीजों के नाम ही स्वाभिमान है। तो जापान के अंदर काम करने वाले लोग यदि जापानी जानते हैं तो वहां उनको सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है और काम भी मिलता है। और वो एक ऐसा देश है जो अनुशासित देश है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर वेदप्रकाश बैरी। तब तक मैं जापान गया नहीं था। मैंने उनसे पूछा एक बार, वो जापान जाकर के आए, पत्रकार हैं, भाषा के संपादक रहे, और दैनिक भास्कर अखबार में आप उनके आर्टिकल पढ़ते होंगे कई बार। डॉक्टर वेदप्रकाश बैरी बहुत बड़े पत्रकार हैं। यहाँ सीकर में मैंने उनको बुलाया भी था एक बार। तो वो जापान से आए, तो मैंने उनसे पूछा कि जापान और भारत में क्या विशेषताएं हैं। जापान क्यों जिस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था 40-42 में, और वो देश इतना जल्दी डेवलप कर गया है, वो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है, क्या खास बात है उसकी ऐसी। तो उन्होंने एक घटना सुनाई मुझे। उन्होंने कहा कि हम एक होटल के कमरे में ठहरे हुए थे, होटल में थे, तो रात्रि को मसाल जुलूस निकल रहा था, मौन जुलूस था। कि संयोग से वैसे गैलरी में आया तो देखा कि लोग जुलूस निकाल रहे हैं। उनसे पूछा ये जुलूस काहे का है? तो कहा कि जूता फैक्ट्री के लोग अपने को डिमांड लेकर के ये जुलूस निकाल रहे हैं। वेदप्रकाश जी ने कहा कि ये काम करते हैं फैक्ट्री में, क्या काम करते हैं इसलिए रात को जुलूस निकाल रहे हैं, फिर इनकी डिमांड पूरी कैसे होगी? तो कहा कि जब तक इनका आंदोलन रहेगा एक पैर का जूता बनाएंगे, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। एक पैर का जूता बनेगा, जब तक दूसरे का नहीं बनेगा तो मार्केट में नहीं जाएगा। तो सरकार पर और कंपनी पर ये प्रेशर रहेगा कि तुम माल तो बनेगा लेकिन माल मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा, और प्रोडक्शन बंद होगा इसलिए देश को नुकसान ही होगा। ये सोच लोगों की है। इसलिए जो लोग यहाँ से जाएंगे जापान, वो नहीं केवल उनको रोजगार मिलेगा बल्कि वो बहुत कुछ सीख करके भी आएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं सभी छात्रों से एक बात कहना चाहूंगा कि हमें अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। बहुआयामी व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। एक भाषा कोई भी परिपूर्ण नहीं होती है। हम अपने देश में देखें 27-28 लैंग्वेज को प्रमाणित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, और हम साउथ में जाकर के विदेशी हो जाते हैं। साउथ में जाते हैं तो कहीं मलयालम मिलेगी, कहीं कन्नड़ मिलेगी, कहीं तेलुगु मिलेगी, कहीं कोई लैंग्वेज मिलेगी, 3
मजाक तो नहीं। ये तो ऐसी भाषाएं हैं, तेलुगु, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, जिनमें हमारे को समझ में नहीं आता है। तो वहां आप अंग्रेजी में बोलते रहो, गांव में कौन अंग्रेजी समझेगा। एक बात सो देवलाल जी जब वो बीपी सिंह के साथ घूमते थे तो वहां चले गए तमिल में, तो तमिलनाडु गए हुए थे, तो वहां उनसे पहले वाले वक्त अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भाषा समझ में आती है तो सामने का जो रिएक्शन होता है वो अपने आप का अलग ढंग का होता है। तो मंच के लोग तो ताली बजा रहे थे, लेकिन सामने के लोग मंच पर ताली बजने के बाद ताली बजाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आया तो पड़ोसी ताली बजाता है, उसको देखो बजाते हैं। तो देवलाल ने कहा कि हिंदी की भाषा को यहाँ तेलुगु में ट्रांसलेशन करने वाला कोई व्यक्ति है क्या। मंच पर कई लोग थे, उनका साहब हाँ है हिंदी के लोग, तो उनको बुलाओ। तो उनको कहने लगे कि बात यह है कि मैं हिंदी बोलूंगा, आप फिर उसका अनुवाद तमिल में करेंगे, इस अंग्रेजी को बीच से निकालना है। ठीक है सर। देवलाल जी खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि देखो भाई मैं तो हिंदी जानता हूँ और आप तेलुगु जानते हो, तो विदेशी भाषा बीच में तो बता रखी है। इसी बात पर 3 मिनट ताली बजे उनका भाषण सफल हो गया। तो जिस देश में जाते हैं उस देश के साथ हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो दोनों आनंद आता है। और वो तीसरा बीच में दलाल घुस जाता है, जिस सौदे में, व्यापार में, बिजनेस में दलाल बीच में आ जाता है, उसमें कई बार मार खाता है आदमी। और डायरेक्ट बात होती है, सीधी बात होती है, तो वहां आदमी सुखी रहता है। तो यही बात भाषा की है कि दोनों उस भाषा को समझते हैं तो उनकी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। नहीं तो आपको शब्द समझ में आ जाएंगे, भावनाएं समझ में नहीं आती। भाव कभी समझ में आता है, अभिव्यक्ति कभी समझ में आती है जब आदमी उनकी भाषाओं को जानता हो। तो अनेक भाषाएं जाननी चाहिए, और आदमी जितनी अधिक भाषाएं जानेंगे उतना ही वो व्यक्ति सक्सेस व्यक्ति रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी अब तक के पॉलिटिशियन व्यक्तियों में सबसे ज्यादा भाषाएं जानते थे। वो 17 विदेशी भाषाएं जानते थे, 17 भाषाएं विदेशी जानते थे, और फिर उसके बाद में देसी भाषाएं जानते थे। वो आंध्रा के थे, तो आंध्रा के होने के कारण तेलुगु जानते थे। वहां नजदीक लगते हैं दोनों प्रदेश, ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसलिए कन्नड़ और मलयालम भी जानते थे, और हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे। तो कुल मिलाकर के लगभग 25-26 लैंग्वेज को जानते थे, और बड़े बड़े विद्वान आदमी थे। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आपको एक अच्छा मौका मिला है अनेक भाषाएं सीखने का, और भाषा सीख करके आप वहां रोजगार करेंगे तो करेंगे। नहीं तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग पर्यटन विभाग में काम करते हैं, जिनको लैंग्वेज आती है विदेशी, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। गाइड के रूप में विदेशी पर्यटक जब आते हैं, उनकी भाषा में उनको समझाते हैं। हम विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर के हमें जब हिंदी का गाइड मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है, और विदेशी गाइड मिलते हैं तो ठीक है, काम चलाना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ के शेखावाटी के लोग बाहर जाए तो उनको रोटी सब्जी मिल जाए तो भोजन में आनंद आएगा, दाल चावल तो वेट करना पड़ता है, मजबूरी खाना पड़ेगा। तो वही बात होती है कि अपनी भाषा में कोई बात समझाता है तो आनंद आता है, और दूसरी की भाषा में कोई बात समझते हैं तो काम चलाना पड़ता है, मजबूरी है। तो ये आपकी मजबूरी दूर करने के लिए जापानीज लैंग्वेज सिखाने के लिए यहाँ पर कोचिंग दी जाएगी, और जो बच्चे सीखेंगे, मैं तो कहूँगा लोकल बच्चों को भी सीखनी चाहिए। आपको भी जॉब मिल सकते हैं, आप यहाँ जॉब प्रारंभ कर सकते हैं, आप बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। हम जापान के साथ बिजनेस करना चाहेंगे और हमें जापानी नहीं आएगी तो कैसे बिजनेस करेंगे। और अब तो इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अभी इतना देश, दुनिया छोटी सी हो गई है। एक जमाना था, मुझे याद है, जब कोई एसटीडी टेलीफोन करना पड़ता था